क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें से आपको बताते चलेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं। देखिए, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष कितने केंद्रकीय होता है। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष कहा गया है, तो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष 8 केंद्रकीय होता है, यानी इसमें 8 केंद्रक होते हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 240 पराग कणों के निर्माण में कितने पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। 240 पराग कण हैं, तो कहा गया है कि कितने पराग मात्र कोशिकाओं से बनेंगे। तो 240 को कर दीजिए 4 से भाग, क्योंकि एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। तो 240 परागकण बने हैं तो 4 से भाग कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा 60 आंसर। तो इसका उत्तर होगा 60 पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। फिर अगला है, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने की थी। अगर कहीं निषेचन की खोज पूछ लेता तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज, जबकि द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने या SG नवासिन ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, रात्र में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत रंग के तथा सुगंध वाले होते हैं, क्यों। यानी कि जो रात में पुष्प खिलते हैं वह सफेद रंग के क्यों होते हैं और उनमें सुगंध क्यों होती है। तो रात्र में कीटों को आकर्षित करने का कार्य सुगंध करती है, क्योंकि जो सुगंध होती है वो कीटों को आकर्षित करती है। और जो सफेद रंग है ये पुष्प रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में दिखाई देता है, यानी काले पर सफेद दिखाई देता है, इसलिए सफेद रंग का होता है। फिर अगला है, भ्रूणकोष विकास के लिए सही क्रम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही क्रम क्या है, आर्कियोस्पोरियम, गुरुबीजाणु मात्र कोशिका, गुरुबीजाणु और फिर भ्रूणकोष बन जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसको भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। किसको भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी या P माहेश्वरी को। फिर अगला है, निमिलता को परिभाषित कीजिए, या निमिलता को अंग्रेजी में क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। तो कभी कभी क्लिस्टोगैमी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निमिलता या क्लिस्टोगैमी क्या है, कुछ द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं कभी नहीं खिलते हैं। कुछ ऐसे द्विलिंगी पुष्प हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, इन पुष्पों को निमिलित पुष्प कहा जाता है। यानी ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी ना खिलें उन्हें ही निमिलित पुष्प या क्लिस्टोगैमस पुष्प कहा जाता है। और इनमें स्वपरागण होता है, चूंकि कभी नहीं खिलते हैं, बंद ही रहते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा या सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जैसे मूंगफली है, खट्टी बूटी है, कनकौआ है, गुलमेहंदी है, इनमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। और वास्तव में इसमें ये कैसे पुष्प होते हैं, निमिलित या क्लिस्टोगैमी होती है इसमें। फिर अगला है, भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। भ्रूणपोष का विकास, तो इसका आंसर होगा द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन के फलस्वरूप होता है। देखिए आपको समझा दें, जैसे भ्रूणकोष था और यहाँ पर प्रतिमुख कोशिकाएं थी, द्विगुणित केंद्रक था, सहायक कोशिकाएं और अंडकोशिका थी। जब इधर से पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब आई तो इसमें 2 नरयुग्मक थे, 2 मेल गैमेट्स थे। तो एक जाकर के अंडकोशिका से संलयित हो जाता है, निषेचन हो जाता है, और दूसरा जाकर के द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है। तो चूंकि एक ही भ्रूणकोष के अंदर 3 केंद्रक संलयित हो रहे हैं, इसलिए इसको त्रिसंलयन कहा जाता है। और ये 2 बार क्रिया हो रही है निषेचन की, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। और इसके बाद में भ्रूणपोष बन जाता है। तो भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो द्विनिषेचन और त्रिसंलयन के फलस्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भ्रूणकोष के दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक मध्य में आकर परस्पर संलयन करके द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाता है। जो द्वितीयक केंद्रक था ये वाला,
और द्वितीयक केंद्रक तथा नरमुख के मिलने से त्रिसंलयन होता है। मैंने कहा था जो द्वितीयक केंद्रक है और एक नरमुख से मिल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? त्रिसंलयन कहा जाता है। वही कहा गया त्रिसंलयन होता है। इसके बाद त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इसके बाद क्या होता है? त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बन जाता है, यानी 3n भ्रूणपोष होता है जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 3x कहो चाहे 3n कह दो होती है। भ्रूणपोष केंद्रक से पोषक ऊतक भ्रूणपोष बनाता है। इस तरह से एंडोस्पर्म बन जाता है या भ्रूणपोष बन जाता है। फिर अगला है जौ के 100 बीज के दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 बीज के दाने बनाने हैं। अब देखिए बीज के दाने, दाना यानी बीज बनना है, तो बीज बनने के लिए निषेचन आवश्यक होगा और निषेचन के लिए नर भी चाहिए और मादा भी चाहिए। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? 125 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा में मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है। आप लोग चाहें तो हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपयुग्मन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। अपयुग्मन क्या है? एपोगैमी क्या होती है? अगुणित भ्रूणपोष में अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका, प्रतिध्रुवीय कोशिका आदि से भ्रूण विकसित होने को अपयुग्मन कहा जाता है। यानी अपयुग्मन क्या है? जो अगुणित भ्रूणकोश है इसमें जो अंड कोशिका है इसके अतिरिक्त, अंड कोशिका से ना हो, अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से जो सहायक कोशिकाएं होती हैं या प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं आदि से अगर भ्रूण विकसित हो रहा है तो उसे ही अपयुग्मन कहा जाता है। और इस प्रकार के भ्रूण अगुणित होते हैं, बंध भी होते हैं। अगला है विपुंसन से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। विपुंसन क्या होता है? तो देखिए जैसे कोई पुष्प लगा हुआ है, ये पुष्प है और पुष्प में ये पुंकेसर लगे हुए हैं, तो पुष्प परिपक्व ना हो, परिपक्व होने के पहले ही इसके पुंकेसरों को कैंची की सहायता से कट कर दिया जाए तो इसे ही विपुंसन कहा जाता है। तो देखिए द्विलिंगी पुष्पों की कलिका अवस्था में पराग स्फुटन से पूर्व चिमटी की सहायता से परागकोश या पुंकेसर को पृथक कर देना विपुंसन कहलाता है। वही बताया कि वो परिपक्व ना हो, मेच्योर ना हो, उससे पहले ही इसके पुंकेसरों को काट दिया जाए तो उसे ही विपुंसन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। परिपक्व परागकण है उसमें समाहित कोशिकाओं के नाम बताना है। तो परिपक्व परागकण द्विकोशिकीय होता है और इसमें जनन कोशिका तथा वर्धी कोशिका होती है। जो परिपक्व परागकण होता है इसमें जनन कोशिका यानी जर्मिनेटिव सेल और वर्धी कोशिका होती है। आभासी फलों के कोई दो उदाहरण, तो सेब और काजू बता दीजिए, आभासी फल होते हैं। आम के फल के अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकित चित्र, तो देखिए इस तरह से अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बना सकते हैं। ये बाह्य फल भित्ति होती है और ये मध्य फल भित्ति होती है, ये अंतः फल भित्ति है और ये बीज होता है। इस तरह से बना देंगे, हो जाएगा खड़ी काट। यह सरस फल के दो लक्षण लिखिए और आम की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो भी सरस फल के दो लक्षण में क्या बताएंगे कि ये एक अंडपी या बहु अंडपी संयुक्त अंडाशय से विकसित होते हैं। और दूसरा हो जाएगा इनकी फल भित्ति मांसल होती है, यह 3 परतों में अलग अलग बनी होती है, यानी बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। तो साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाएगा? कटोरिया अथवा साइथियम पुष्पक्रम यूफोरबिया की प्रजातियों में पाया जाता है। फिर अगला, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिन फलों का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त अन्य पुष्पीय भागों से होता है उनको आभासी फल कहते हैं। यानी कि जब फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे ही आभासी फल कहा जाता है। सेब का जो विकास है इसका विकास पुष्पासन से होता है, तो पुष्पासन इसका खाने योग्य भाग होता है, इसीलिए इसको आभासी फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागण को परिभाषित कीजिए। यानी परागण किसे कहते हैं? तो जैसे यहाँ पर एक पुष्प ये है, दूसरा पुष्प ये है दूसरे पौधे का, तो जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसे ही परागण कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया ही परागण कहलाती है। शॉर्टकट में बता दिया है। हम ऐसे ही बता सकते हैं कि जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे ही परागण कहा जाता है। फिर अगला है, जल परागित 2 पौधों के नाम।
तो हाइड्रिला बता दीजिए, वैलिस्नेरिया, इनमें जल परागण होता है, या सिरेटोफिल्लम में भी जल परागण होता है। फिर अगला है दो आभासी फलों के नाम। आभासी फल यानी कूट फल यानी असत्य फल यानी जिनका विकास अंडाशय से ना हो, पुष्प के किसी अन्य भाग से हो, उसे ही आभासी फल कहते हैं। जैसे काजू है, सेब है, नाशपाती है, ये सब आभासी फल होते हैं। फिर अगला है मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस पे से देखिए, जब भ्रूणकोश का विकास केवल एक सक्रिय गुण बीजाणु से होता है, जब भ्रूणकोश का विकास केवल एक सक्रिय या एक्टिव गुण बीजाणु से होता है, शेष 3 गुण बीजाणु विघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो इसे ही या इसी विकास को एक बीजाणु विकास मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। फिर अगला है कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम। साल्विया में कीट परागण होता है। अगला है टेपिटम कहाँ स्थित होती है, इसका क्या कार्य है। पुंकेसर के परागकोश में लघु बीजाणु धानी के भीतरी स्तर में टेपिटम पाई जाती है, और टेपिटम कोशिकाएं जो लघु बीजाणु होते हैं, जो पराग कण होते हैं, बढ़ते हुए पराग कणों को पोषण देने का कार्य करती हैं। अगला दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। दोहरा निषेचन क्या है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन के समय एक नरयुग्मक भ्रूणकोश की अंड कोशिका से और दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित भ्रूणपोष या त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इसे ही द्विनिषेचन कहा जाता है। भ्रूणकोश में नर युग्मकों में से 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। और द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने की थी, निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। देखिए चैप्टर 2 पर आ जाते हैं। तो चैप्टर 2 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला है, लैंगिक जनन की इकाइयां क्या कहलाती हैं, केवल उनके नाम लिखिए। तो लैंगिक जनन की इकाइयां शुक्राणु और मादा में अंडाणु होते हैं। यानी शुक्राणु क्या है, लैंगिक जनन की इकाई है पुरुष में, और अंडाणु क्या है, लैंगिक जनन की इकाई है स्त्री में। तो शुक्राणु और अंडाणु लैंगिक जनन की इकाइयां होती हैं। प्रश्न है अपरा का एक प्रमुख कार्य लिखिए। देखिए अपरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और लघु उत्तरीय के लिए भी। ये अति लघु उत्तरीय में बता रहा हूं। अपरा का एक प्रमुख कार्य, तो अपरा भ्रूण को भोजन, ऑक्सीजन आदि पहुंचाता है और उत्सर्जी पदार्थों को वापस भी लाता है। हालांकि ये कहा गया था कई सारे कार्य हो गए हैं। तो भोजन भी देता है, यानी पोषण भी इसी से होता है, ऑक्सीजन भी जाती है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर भी निकालता है। फिर अगला है सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी कीजिए। देखिए जो सर्टोली की कोशिकाएं हैं, जो मनुष्य का वृषण होता है, वृषण के अंदर सर्टोली की कोशिकाएं पाई जाती हैं। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी कह सकते हैं कि शुक्राणुओं का पोषण करने वाली कोशिकाओं का नाम लिखिए। ऐसे तो जो सर्टोली की कोशिकाएं शुक्राणु का पोषण भी करते हैं। तो वृषण की शुक्रजन नलिकाओं की जनन एपिथेलियम में जनन कोशिकाओं के मध्य स्थान पर बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं। देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, जनक कोशिकाएं जो कहलाती हैं शुक्राणु की, शुक्रजनक कोशिकाएं, और इसी के बीच में ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं को सर्टोली की कोशिकाएं कहा जाता है। और ये क्या करती हैं, शुक्राणु को पोषण देती हैं, उनको अवलंबन प्रदान करती हैं, उनको सहारा प्रदान करती हैं। फिर अगला ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है। तो यूथीरिया अधोवर्ग के प्राणियों में रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है, जैसे कापी और मनुष्य। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है। एमनियन, अपराकोरियन, एलेंटास या ऑक्सॉक। तो देखिए अपरा करती है। जब ब्लास्टुला अवस्था होती है तो जो भ्रूण होता है, इसके जो विलाई होते हैं, ये विलाई जो गर्भाशय की विलाई होते हैं उनसे आपस में मिल जाते हैं और इसी जोड़ को अपरा कहा जाता है। फिर अगला है मनुष्य के वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं। तो बता दें कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा से बाहर इसलिए स्थित होते हैं ताकि उनका तापमान 2 से 3 डिग्री कम रहे। यानी शरीर का जितना तापमान हो उसके तापमान से 2 से 3 डिग्री कम रखने के लिए ये बाहर होते हैं, ताकि इनमें जो शुक्राणु होते हैं वो मरे ना। इनसे शुक्र जनन में सहायता मिलती है। फिर अगला है मॉरुला तथा ब्लास्टुला में एक अंतर लिखिए। तो मॉरुला कोशिकाओं से बनी एक ठोस संरचना होती है, गेंद जैसी संरचना होती है, जबकि ब्लास्टुला
खोखली संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कला का मुख्य कार्य क्या है? तो महिलाओं में डिंबाणु, तो डिंबाणु का मतलब होता है अंडाणु, और अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका या ओविडक्ट या अंडवाहिनी में होता है। हमेशा निषेचन कहाँ होगा? अंडवाहिनी में, फैलोपियन नलिका में या डिंबवाहिनी में होगा डिंबाणु का निषेचन। निषेचन कला बन जाने के कारण अन्य शुक्राणु डिंबाणु में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसे अंडोत्सर कहा जाता है, ओवल्यूशन कहा जाता है। इसमें ग्राफियन पुटक फट जाता है और अंडा बाहर निकल आता है। अगला क्वेश्चन है, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित हार्मोन का नाम? तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, और लेडिंग कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है, और मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन हार्मोन्स कहते हैं। अगला है, आर्तव चक्र क्या है? यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मादा प्राइमेट्स के अंडाशय, सहायक नलिकाओं एवं हार्मोनल स्तन में होने वाला जननिक चक्रीय परिवर्तन ही आर्तव चक्र कहलाता है। स्त्रियों में आर्तव चक्र 28 दिन की अवधि के पश्चात दोहराया जाता है। अगला है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। तो वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं की जनन कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन तथा कायांतरण द्वारा शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। वृषण के 2 कार्य लिखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला कार्य है शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करता है। दूसरा एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण करना है, यानी नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना। चलिए अगले तीसरे चैप्टर पर आते हैं। तीसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, चिकित्सीय सगर्भता समापन MTP के लिए सुरक्षित अवधि क्या है? तो प्रथम 12 सप्ताह की अवधि सुरक्षित अवधि होती है। अगला क्वेश्चन है, HIV का पूरा नाम? तो मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु होता है, या ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है HIV का पूरा नाम। ये एड्स का वायरस है, AIDS यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का वायरस HIV होता है। तो HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। फिर अगला है, गिफ्ट क्या है? GIFT क्या है? तो दाता से अंडाणु प्राप्त करके स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया गिफ्ट कहलाती है। यानी जो बंधी स्त्रियां होती हैं और पुरुष होते हैं, उनके शुक्राणु को बाहर निकाल लेते हैं, स्त्री के अंडाणु को बाहर निकाल लेते हैं और दोनों को किसी दूसरी स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। फिर निषेचन होने के पश्चात 9 माह के बाद शिशु का जन्म होता है। इसे ही गिफ्ट कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन है, ZIFT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पात्र निषेचन के फलस्वरूप बने 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थापित करना गिफ्ट कहलाता है। फिर अगला है, पात्र निषेचन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पात्र निषेचन, तो शरीर के से बाहर प्रयोगशाला में अंडाणुओं का शुक्राणु द्वारा निषेचन पात्र निषेचन कहलाता है। यानी शरीर से बाहर जब निषेचन कृत्रिम माध्यम में करवाया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? पात्र निषेचन या इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, IUT क्या है? IUT, तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से पात्र निषेचन के बाद बने 32 कोश के भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित करने की तकनीक को IUT या इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर कहा जाता है। अगला है, जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य से है। यानी जब व्यक्ति शारीर रूप से, भावनात्मक रूप से और व्यवहार रूप से या समाज रूप से स्वस्थ है तो वही जनन स्वास्थ्य है। यानी ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ कहा जाता है जिसमें व्यक्तियों के जनन अंग शारीरिक रूप से, प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हों। फिर अगला है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी परिवार नियोजन की 2 स्थायी विधियां होती हैं। वैसेक्टोमी को नसबंदी कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी को नलबंदी कहा जाता है। वैसेक्टोमी पुरुषों में होती है, ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों में होती है। फिर अगला है, IVF का पूरा नाम? तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। IUD का पूरा नाम? तो इंट्रायूटेरिन डिवाइस होता है। फिर अगला है, शुक्रवाहिनी उच्छेदन पर टिप्पणी लिखिए। वैसेक्टोमी पर, तो वैसेक्टोमी हम सभी लोग जानते हैं कि पुरुषों में बंध्याकरण विधि होती है, यानी पुरुषों की जो शुक्रवाहिनियां होती हैं इनको काट कर बांध दिया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिनी उच्छेदन कहा जाता है या वैसेक्टोमी कहा जाता है। अगले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, मानव के बच्चे का आनुवांशिक आधार यदि XY हो
तो किस प्रकार की संतान होगी? तो नर संतान अर्थात पुत्र होगा, क्योंकि जो वाई गुणसूत्र है ये पुत्र जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता को एक एक वाक्य में स्पष्ट कीजिए। तो आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता कहा जाता है। यानी जो आनुवांशिक लक्षण हैं ये माता पिता से संतानों में जाते हैं, इसे ही आनुवांशिकता कहते हैं। संतान पूर्ण रूप से जनकों के समान नहीं होती है, इनमें जो भिन्नता होती है उसे विभिन्नता कहा जाता है, वेरिएशंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंग संलग्न लक्षण या लिंग संलग्न गुण को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागत द्वारा उत्पन्न 2 व्याधियों के नाम लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल सही क्वेश्चन भी दिया गया है। तो आंसर है प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। जंतुओं में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। इनका संबंध लिंग गुणसूत्रों से होने के कारण इन्हें लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे मनुष्य में वर्णांधता, हीमोफीलिया, मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागत द्वारा उत्पन्न 2 व्याधियां हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं। अगला है ऑटोसोमल ट्राइसोमी के 2 उदाहरण दीजिए। इनमें गुणसूत्रों की संख्या और अन्य असामान्यताएं बताइए। तो देखिए 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित हो जाता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। और 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड सिंड्रोम विकसित हो जाता है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या भी 47 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण XY गुणसूत्र द्वारा होता है। स्त्री समयुग्मकी होता है यानी कि XX गुणसूत्र होते हैं, पुरुष विषमयुग्मकी होता है यानी XY गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण के लिए शुक्राणु उत्तरदायी होता है, शुक्राणु में वो भी Y गुणसूत्र जो छोटा वाला होता है। फिर अगला है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया ये, और मॉडल पेपर में और गेस्ट पेपर में सभी में ये रखा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 जोड़ी लक्षणों को लेकर के इन्होंने अध्ययन किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पायसम सटाइवम के 7 तुलनात्मक लक्षणों का चुनाव किया था, जैसे पौधों की लंबाई, लंबे और नाटे वाले, बीज का रंग पीले और हरे बीज पत्र वाले, बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार, पुष्प के रंग में बैंगनी और सफेद। इस तरह से इन्होंने कुल 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। फिर अगला है रुधिर वर्ग ओ वाला पुरुष, जो पुरुष है ओ रुधिर वर्ग वाला है, रुधिर वर्ग AB वाली स्त्री से विवाह करता है तो उसकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा? देखिए इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, आप लोग हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल O तथा AB रुधिर वर्ग वाले दंपत्ति की संतान A अथवा B रक्त वाली होगी, चाहे A वाली हो या फिर B वाली। फिर अगला है हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है? जो हीमोफीलिया है इसे ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है? तो हीमोफीलिया रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है और रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। चूंकि थक्का नहीं बनेगा इसलिए रुधिर बहता ही रहेगा, तो रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। यह रोग विरोधी ग्लोबुलिन के कारण अथवा प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। जब प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन कम हो जाता है या ग्लोबुलिन की वजह से हो जाता है। इस रोग में रक्ताधान द्वारा शरीर में रक्त की कमी को पूरा किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है अन्योन्यता प्रसंकरण क्या है? उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए अन्योन्यता प्रसंकरण यानी रेसिप्रोकल क्रॉस। तो मेंडल ने एक बार लंबे पौधे को नर पौधे के रूप में और बौने पौधे को मादा पौधे के रूप में प्रयोग किया। एक बार क्या किया कि लंबे पौधे को नर पौधे के रूप में और बौने पौधे को मादा पौधे के रूप में प्रयोग किया। फिर अन्योन्यता प्रसंकरण में
लंबे पौधे को मादा पौधे के रूप में और बौने पौधे को नर, यानी बिल्कुल उसके उल्टा कर दिया। इसे ही अन्योन्यता प्रसंकरण कहा जाता है। तो मेंडल ने पाया कि दोनों ही स्थितियों में F1, F2, F3 पीढ़ी के पौधों का परिणाम समान ही था, एक जैसा ही था। फिर अगला है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्रोमोसोमल थ्योरी किसने प्रतिपादित की? तो सटन एवं बावेरी ने प्रतिपादित की थी 1902 में। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं नियुक्त किए जाते हैं? कई बार क्वेश्चन आया भी है। तो वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाते हैं, ठीक से अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं, इसीलिए इनको रेलवे ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जाता है। या लिंग सहलग्नी सिंड्रोम होता है वर्णांध जो व्यक्ति होते हैं, इसकी वंशागति क्रिस क्रॉस होती है, क्रिस क्रॉस। वर्णांध व्यक्तियों को ऐसी कोई नियुक्ति नहीं मिलती है जहां लाल हरे रंग का प्रयोग सिग्नल के रूप में किया जाता हो। फिर अगला है, जीनोम पर टिप्पणी लिखिए। जीनोम क्या है? तो विभिन्न अगुणित गुणसूत्रों का एक पूर्ण समुच्चय या सेट जो युग्मक द्वारा वंशागत होता है, जीनोम कहलाता है। फिर अगला है, मानव के 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता यानी एक अतिरिक्त प्रति के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं, डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। फिर अगला है, मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था? तो 21वीं जोड़ी आलिंगी गुणसूत्र की त्रिगुणता के कारण डाउन सिंड्रोम प्रदर्शित होता है। यानी 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, एक अधिक गुणसूत्र आ जाता है तो ट्राइसोमी हो जाती है, इसी कारण डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। इन व्यक्तियों का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, जैसे मंगोलियन होते हैं बिल्कुल वैसे ही चेहरा हो जाता है। जीभ मोटी मोटी सी हो जाती है, आंखें तिरछी हो जाती हैं, मस्तिष्क अल्प विकसित हो जाता है, कद छोटा रह जाता है। इनकी आयु सामान्यतः 12 से 14 वर्ष ही होती है और इसकी खोज लैंगडन डाउन ने की थी। किसकी खोज? तो मंगोलियाई जड़ता या डाउन सिंड्रोम की थी। फिर अगला है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका में और 22 जोड़ी समजात, 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना? तो फ्रेडरिक मायसर ने केंद्रक से प्राप्त पदार्थ को न्यूक्लिन कहा था और इसकी अम्लीय प्रकृति के आधार पर एल्टमान ने इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा था। फिर अगला है, अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत, तो डीएनए जीन पर उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए द्वारा प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त होती हैं, यानी डीएनए से आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो सूचनाओं के इसी क्रम को अणुजैविकी का सिद्धांत कहा जाता है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनना सेंट्रल डोगमा कहलाता है। फिर अगला है, विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए। कई प्रकार के जो आरएनए होते हैं उनके नाम, तो आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए हो जाएगा, संदेशवाहक आरएनए यानी एमआरएनए हो जाएगा, स्थानांतरण आरएनए यानी टीआरएनए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आरएनए तथा डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पूरा नाम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए पुनर्योजन को परिभाषित कीजिए, स्थान परिवर्ती या जंपिंग जीन को समझाइए। तो एक जीव के डीएनए के वांछित भाग को पृथक करके दूसरे जीव के गुणसूत्र या डीएनए में जोड़ देना, समावेशित कर देना, इसे ही असमजात डीएनए पुनर्योजन या डीएनए रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। यानी कोई एक जीव है, इसका डीएनए निकाल लिया, दूसरे जीव का डीएनए निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, एक नया डीएनए बन गया, इसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए या डीएनए पुनर्संयोजन कहा जाता है। यह प्रक्रिया आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा की जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा की जाती है। और आपको बता दें कि सुकेंद्रीय कोशिकाओं के डीएनए में कुछ जीन अपना स्थान बदल देते हैं या बदलते रहते हैं, इन्हें जंपिंग जीन कहा जाता है। जंपिंग जीन क्या है? जो सुकेंद्रीय कोशिकाएं होती हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उसमें डीएनए में कुछ जीन अपना स्थान चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उसे ही जंपिंग जीन कहा जाता है। अगला है, अनुवादन से क्या तात्पर्य है? तो एमआरएनए अणु पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को अनुवादन कहा जाता है। एमआरएनए अणु पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को ही क्या कहते हैं? अनुवादन
कहते हैं, यानी प्रोटीन बनना ही क्या है, अनुवादन कहलाता है। फिर अगला है जीन की क्रियाशील इकाई को क्या कहते हैं। जीन की क्रियाशील इकाई को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। अगला है ओपेरॉन को परिभाषित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओपेरॉन। ओपेरॉन को परिभाषित कीजिए। तो यह पास पास स्थित संरचनात्मक जीन्स, उससे संबंधित जीन्स का समूह होता है। पास पास स्थित संरचनात्मक जीन और उससे संबंधित जीनों का समूह ही ओपेरॉन कहलाता है। कोशिकीय उपापचय का आनुवांशिक रूप से नियमन करता है। और ओपेरॉन बराबर नियामक जीन प्लस प्रमोटर जीन प्लस प्रचालक जीन प्लस संरचनात्मक जीन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है ऑन्कोजीन्स क्या है। ऑन्कोजीन्स तो सामान्यतः कोशिकीय विभाजन एवं वृद्धि में भाग लेते हैं। जो ऑन्कोजीन्स हैं कोशिकीय विभाजन और वृद्धि में भाग लेते हैं, लेकिन उत्परिवर्तन हो जाने पर अति शीघ्रता से अनुलेखन करने लगते हैं। अगर म्यूटेशन हो गया है तो म्यूटेशन होने पर बहुत ही जल्दी से अनुलेखन करने लगते हैं, जिससे कैंसर जैसा घातक रोग हो जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोडान तथा प्रारंभन कोडान से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समापन कोडान क्या है, प्रारंभन कोडान क्या है, पूछा जाता है। तो ज्ञात 64 आनुवांशिक कोड में से एक AUG कोडान होता है, जिसे प्रारंभन कोडान कहा जाता है। और प्रोटीन श्रृंखला का प्रारंभ AUG ही करता है, इसलिए इसको प्रारंभन कोडान कहते हैं। इनिशिएशन कोडान कहा जाता है। और प्रोटीन श्रृंखला का समापन करने वाले कोडान UAA, UAG और UGA होते हैं। ये समापन कोडान होते हैं, ये प्रारंभन कोडान होता है। और फिर अगला क्वेश्चन है DNA में न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। तो डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। डीऑक्सी एडेनिलिक अम्ल, डीऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल, डीऑक्सीसाइडिलिक अम्ल और डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल। ये डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। फिर अगला है उन्नायक या प्रमोटर को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्नायक या प्रमोटर क्या है। यह डीएनए के कुछ अनुक्रम होते हैं जिनसे आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है, संरचनात्मक जीन के अनुलेखन को प्रारंभ करते हैं और 5 प्राइम दिशा की ओर संरचनात्मक जीन से पहले स्थिर होते हैं। बहुत ज्यादा कई बार पूछा गया है। यदि एक द्विरज्जुकी डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है। आपको बता दें कि एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन होता है। एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन होता है। अब देखिए यहां पर साइटोसिन दे रखा है 20%, साइटोसिन 20% दे रखा है, तो ग्वानिन भी 20% हो जाएगा, है ना। तो अब 20-20% ये हो गया है। अब बाकी बचे 2, तो ये 20-20 40 हो जाएगा और टोटल मान लीजिए 100, तो 100 में से 40 घट जाएगा, 60 आ जाएगा। अब एक का 60 आया तो 60/2 कर दीजिए। इस तरह से 30 इसका आंसर आ जाएगा। तो एडेनिन 60/2 बराबर 30 होगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतरों को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला रासायनिक अंतर आप बता सकते हैं डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक। जबकि जो आरएनए होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है मानव में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। मानव में अवशेषी अंग कौन कौन से पाए जाते हैं। तो निवेशक पटल, अक्ल दाढ़, कर्ण पल्लव की पेशियां, शरीर के बाल, कृमि रूप परिशेषिका, पुच्छ कशेरुकाएं आदि अवशेषी अंग मानव में पाए जाते हैं। अगर इन सभी अवशेषी अंगों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है आर्कियोपेटेरिक्स किन 2 वर्गों के बीच की कड़ी है। तो आर्कियोपेटेरिक्स सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी होती है। फिर अगला है उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। परिवर्तन किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो गुणसूत्र का निर्माण न्यूक्लियोप्रोटीन से होता है
और डीएनए अणुओं के रासायनिक संयोजन में होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी अचानक होने वाले जो डीएनए है या जीन है उसमें अचानक होने वाले परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाते हैं और उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुंगो डी व्रीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है समजात और समृद्ध अंगों के एक एक उदाहरण दीजिए। तो पक्षियों के पंख, सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ समजातता का उदाहरण हो जाएंगे। कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख समरूपता का उदाहरण हो जाएंगे। अगर समजात और समृद्ध अंग पर अंतर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है प्राकृतिक चयनवाद का मत किसने प्रस्तुत किया? उसकी पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। तो प्राकृतिक चयनवाद का मत चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने 24/11 सन 1859 को ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन बहुचर्चित पुस्तक। अगला है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो युग्मक निर्माण के समय होने वाली त्रुटियों के कारण गुणसूत्र की संरचना बदल जाती है, इससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, इन्हें गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है डार्विन के जैव विकास सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी किस चीज की जानकारी ना होना था? तो डार्विन को आनुवंशिकी का ज्ञान नहीं था, अतः वह कायिक तथा जननिक विभिन्नताओं में भेद नहीं कर सके और उन्होंने उत्परिवर्तन के महत्व को स्पष्ट नहीं किया। योग्यतम की अतिजीविता की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो योग्यतम की अतिजीविता की परिकल्पना हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत की थी। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवशेषी अंग की परिभाषा लिखिए तथा इसका एक उदाहरण लिखिए। अवशेषी अंग तो ये जीवधारियों में अनेक पूर्वकालिक क्रियात्मक अंगों के अवशेष या चिन्ह होते हैं। वर्तमान समय में इनकी उपस्थिति का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। पूर्वजों में ये अंग पूर्ण विकसित एवं उपयोगी होते थे, लेकिन वातावरणीय परिस्थितियों के बदल जाने से इनका महत्व समाप्त हो गया है। भविष्य में अवशेषी अंग विलुप्त हो जाएंगे, अभी तो हैं लेकिन धीरे धीरे करके ये विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे मनुष्य में कर्णपल्लों की पेशियां, शरीर के बाल, निमेषक पटल, कृमि रूप प्रशेषिका, अग्ल की दाढ़ आदि ये अवशेषी अंग होते हैं। देखिए हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रहे हैं, इसलिए बीच बीच में छोड़ते जा रहे हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को परिभाषित कीजिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आकस्मिक रूप से एलील आवृत्ति में संयोगवश काफी कमी आ जाती है, आनुवांशिक विचलन कहलाती है और इसके कारण नई पीढ़ियों के जीन नमूने अपनी ही जाति के मूल नमूनों से भिन्न हो जाते हैं। जो मूल नमूने होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं। तो इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, चित्र सहित मैंने समझाया हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डार्विन के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये पहले विशिष्ट सृष्टिवाद में विश्वास रखते थे, किंतु प्रकृति का अध्ययन करने के बाद जैव विकास परिकल्पना के समर्थक बने। इन्होंने प्राकृतिक वर्णन द्वारा जीव जातियों की विकास की परिकल्पना प्रस्तुत की। फिर अगला है सह विलुप्तता क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। तो जब कोई जाति विलुप्त होती है तब उस पर आश्रित दूसरे जंतु व पादप प्रजातियां विलुप्त होने लगते हैं। जैसे एक परपोषी मत्स्य प्रजाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवियों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। सह विकसित परागणकारी सहोपकारिता पादप के विलोपन से परागणकारी कीट का विलोपन भी निश्चित हो जाता है। यानी एक जाति जब विलुप्त हो तो उसी के साथ अन्य जातियां भी विलुप्त हो जाती हैं, तो उसे ही सह विलुप्तता कहा जाता है। फिर नए चैप्टर का पहला क्वेश्चन है एलर्जी रोग का क्या कारण है? तो किसी पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाती है। कोई पर्यावरणीय पदार्थ है, उस पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है, अतिक्रियाशीलता जो होती है उसे ही एलर्जी कहा जाता है। वंशागत रोग एवं संक्रामक रोग में एक एक वाक्य लिखिए। तो वंशागत रोग पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, जबकि संक्रामक रोग किसी अन्य जीवधारी के संक्रमण के बाद होते हैं। जैसे विषाणु, जीवाणु आदि से होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। अगला है साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या है, उदाहरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइकोट्रॉपिक औषधियों में क्या है, ये दृष्टि एवं श्रवण भ्रम उत्पन्न करती हैं।
व्यसनी को रंगीन स्वप्निल दुनिया का आभास होता है। ऐसे व्यक्ति को प्रसन्नता का झूठा आभास होता है कि हम प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। LSD, चरस, गांजा, हशीश आदि इसके उदाहरण होते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियों के। फिर अगला है पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? तो अल्कोहल की अधिकता से आंत की भित्ति में आवश्यक उत्तेजना बनी रहती है, इस कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? इसका हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तंबाकू में निकोटिन एल्कलाइड पाया जाता है। निकोटिन नामक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है। इसके प्रभाव से हृदय गति बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो निद्रा कारक औषधियों के नाम बताइए। वेलियम और लिब्रियम निद्रा कारक औषधियां होती हैं। फिर अगला है किन्हीं दो उत्तेजक औषधियों के नाम। तो कैफीन और एम्फिटामिन ये उत्तेजक औषधियां होती हैं। फिर अगला है गैस्ट्राइटिस क्या है? किस नशीले पदार्थ के सेवन से यह रोग हो जाता है? आमाशय के अल्सर को ही गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। आमाशय के अल्सर को यह अत्यधिक मदिरा सेवन से होता है। जो लोग अत्यधिक अल्कोहल शराब पीते हैं उससे हो जाता है। फिर अगला है ओपिएट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओपिएट। या फिर पूछ लेते हैं कि कौन सी दवाइयां नारकोटिक होती हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो ओपिएट क्या है? एक नारकोटिक दर्दनाशक औषधि होती है। नारकोटिक दर्दनाशक औषधि। इसके अंतर्गत अफीम से बने मार्फिन, कोडीन, पैथडीन, हेरोइन आदि आते हैं। फिर अगला है नारकोटिक दवाइयों के उस वर्ग का नाम लिखिए जो दर्द और तनाव को कम करता है। तो ओपिएट समूह हो जाएगा। अगला है अफीम किस प्रकार की औषधि है? तो अफीम ओपिएट प्रकार की दर्दनाशक औषधि होती है। फिर अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक जंतु का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो किस पैथोजन के कारण हाथी पांव रोग हो जाता है अथवा पैथोजन किस संघ से संबंधित है? तो ये भी पूछा जा सकता है इस तरह से। तो फाइलेरिया रोग वुचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई नामक परजीवी कृमि से हो जाता है और यह संघ निमेटोडा या एस्के हेलमिंथीज का सदस्य है। इसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम एवं उपचार पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो अल्कोहल की अधिक मात्रा में सेवन से श्वसन घात, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, हृदयाघात, मूर्छा आदि हो सकती है। अल्कोहल के कारण एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रामकता आदि प्रारंभिक कुप्रभाव हो जाते हैं। अगर रोकथाम और उपचार की बात की जाए तो किशोरावस्था में अध्ययन के अतिरिक्त खेलकूद, योग, संगीत आदि गतिविधियों में प्रतिभाग के लिए प्रेरित करना चाहिए। किशोरावस्था में उत्कर्ष प्रदर्शन हेतु अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। उपचार हेतु पुनः स्थापना कार्यक्रम और मनोचिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टी तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण तथा परिपक्वमन कहाँ होता है? तो देखिए जो लिम्फोसाइट का निर्माण है वयस्क में लाल अस्थि मज्जा में होता है। कुछ लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में पहुंचकर टी लिम्फोसाइट में परिपक्व हो जाते हैं। अस्थि मज्जा में परिपक्व होने पर बी लिम्फोसाइट कहलाते हैं। मनुष्य में आमातिसार रोग किससे उत्पन्न होता है? तो आमातिसार या अमीबिएसिस रोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनुष्य निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? अमीबता और स्क्लेरोसिस। तो अमीबता क्या है? इस रोग के रोगाणु एंटमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण प्रायः प्रदूषित खाद्य पेय पदार्थों से होता है, मक्खियों द्वारा। और एस्केरिस्ता में इस रोग के रोगाणु एस्केरिस के लार्वा युक्त अंडे का संक्रमण संक्रमित वायु, अस्वच्छता, मृदा के संपर्क में रहने वाली कच्ची सब्जियों या दूषित जल द्वारा होता है। स्टेम कोशिकाओं के कार्य तो ये अविभजित कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल जाती हैं और इनका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। फिर अगला टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है? तो साल्मोनेला टाइफी से उत्पन्न होता है। साल्मोनेला टाइफी से। फिर अगला परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम। तो एस्केरिस के कारण एस्केरिएसिस, बाउचेरिया के कारण फाइलेरिएसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। मेथेनोजन क्या हैं? तो ये अवायवीय जीवाणु हैं जो सेलुलोज युक्त पदार्थों का विघटन करके बायोगैस उत्पन्न करते हैं। और फिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेंसिलिन की खोज किसने की, यह किससे प्राप्त होती है? तो पेंसिलिन प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। यह पेंसिलिन पेंसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। फिर अगला है मच्छर तथा एफिड्स को नष्ट करने वाला कौन सा कीट है? तो ड्रैगन फ्लाई है। बायोगैस के घटक
तो बायोगैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि मिश्रित गैसें होती हैं। सिरका के उत्पादन में किन जीवाणु का उपयोग है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी का उपयोग होता है। राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीवी का कृषि में क्या महत्व है? तो सहजीवी जीवाणु मटर कुल के पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा की उर्वरता में वृद्धि करता है। अगला है, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा होता है? तो माइक्रोकोकस जीवाणु के द्वारा होता है। वाहित मल प्रदूषण क्या है? तो मलमूत्र, घरेलू कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट आदि को व्यर्थ पदार्थों से युक्त जल में मिला देना वाहित मल कहलाता है। यानी आदि पदार्थ अगर नगरों के जल में मिल जाते हैं तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में नीलहरित शैवाल की भूमिका। तो नीलहरित शैवाल क्या करते हैं? स्वपोषी होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हैं। ये वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जैसे नाइट्राक, एनाबिना आदि। दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम तो लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। फिर नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादित दो व्यवसायों के उत्पादों के नाम। मानो इंसुलिन और हेपेटाइटिस बी का टीका, ये अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादित व्यावसायिक उत्पाद है। फिर अगला है, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो यह जीव विज्ञान पर आधारित वह तकनीक है जिसका उपयोग कृषि, चिकित्सा विज्ञान आदि में किया जाता है। इस तकनीक द्वारा पुनर्योजित डीएनए और ऊतक संवर्धन पर आधारित प्रक्रमों का व्यावसायीकरण किया जाता है। फिर अगला है, जीन इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाले दो वाहकों का उल्लेख। तो इसमें से क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड PBr 322 इकोलाई जीवाणु से प्राप्त होता है, एग्रोबैक्टीरियम। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आणविक कैंचिया क्या है? परिभाषा दीजिए। तो उस एंजाइम का नाम जो जीवाणुभोजी के डीएनए को काटता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो रेस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। इनके द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। इसे रासायनिक चाकू भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ ही प्लाज्मिड कहलाता है। फिर अगला है, जैव एकाधिकार क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयुक्त तकनीक का पंजीकरण जैव एकाधिकार कहलाता है। फिर अगला, बायोपायरेसी क्या है? तो जब कोई एक देश दूसरे देश के जैविक संसाधनों का यूज बिना उसको बताए कर लेता है, उसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। फिर अगले चैप्टर का पहला प्रश्न है, WWF तथा IUCN का पूरा नाम लिखिए। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है और IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज होता है। और फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है? भारत में स्थापित पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम और मुख्यालय। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका मुख्यालय नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क है। विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष किस दिनांक को मनाया था? 5 जून को मनाया जाता है। विविधता तथा वन्य जीवों में अंतर कीजिए। तो एडवर्ड विल्सन के अनुसार जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता को जैविक विविधता कहते हैं। यह विविधता आणविक स्तर से प्रारंभ होकर जीन संरचना, जीन पूल और जाति के जीवों में विभिन्नता, जैविक संगठन, बायोम स्तर तक देखी जाती है। वन्य जीवों के अंतर्गत वनों में पाए जाने वाले पादप एवं प्राणी आते हैं जो प्राकृतिक परिस्थितियों में निवास करते हैं। और फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना स्विट्जरलैंड में हुई थी और इसका चिन्ह जायंट पांडा है। भारत समेत 23 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। इसने भारत में टाइगर प्रोजेक्ट को व्यापक समर्थन प्राप्त किया है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पारतंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों से बनता है, उसे ही पारतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारतंत्र सर्वप्रथम A.G. टांसले ने दिया था। फिर अगला है, क्या जल जीवशाला एक पूर्ण पारितंत्र है? हाँ, जल जीवशाला एक पूर्ण पारितंत्र होता है। फिर अगला है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। तो जैविक घटक में पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि आते हैं। फिर अगला है, पारतंत्र में एक से अधिक पोषक स्तरों पर पाए जाने वाले जीवों के नाम। तो मानव और चिड़िया एक से अधिक पोषक स्तरों में पाया जाने वाला जीव होता है। फिर अगला है, ऐसे सर्वाहारी जीव का उदाहरण दीजिए जो चारण खाद्य श्रृंखला एवं अपरद खाद्य श्रृंखला दोनों का साझा करते हैं। तो कौवा व गौरैया
ऐसे जीवों के उदाहरण हैं जो चारण व अपरद दोनों खाद्य श्रृंखलाओं को साझा करते हैं। फिर अगला है खाद्य जाल क्या है। तो प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध से या आपस में जुड़कर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। फिर अगला है एक पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड किस आकार का होता है। तो पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है क्योंकि यहाँ प्राथमिक उत्पादों की संख्या उपभोक्ताओं की तुलना में कम होती है। फिर अगला है किसी पारिस्थितिक पिरामिड का आधार किसको प्रदर्शित करता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड का आधार उत्पादकों को प्रदर्शित करता है। फिर अगला है ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषताएं। तो पहला है यह पारतंत्र या पोषक स्तर में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह है और यह सदैव सीधा होता है।